Assalamualaikum dear students, welcome to our next novel, that is A Portrait of the Artist as a Young Man. काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला, आई थॉट वी शैल गो फॉर दिस लेक्चर. हमारी कोशिश ये होगी कि इस पूरे नावल को हम एक ही वीडियो में समझ सकें. इसमें हम बात करेंगे कि ये नावल लिखा किसने, क्यों लिखा, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और इसकी डेवलपमेंट किस किस तरह से हुई, मेन फीचर्स क्या हैं, उस एज के किस एज में ये लिखा गया है. और इसके साथ साथ ये नावल स्टेप बाय स्टेप मुश्किल होता जाएगा, इसकी वोकेबलरी मुश्किल हो रही होगी, तो हम इसके थीम्स ओवरऑल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इस नावल को इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे. क्योंकि नावल काफ़ी लंबा है और टाइम बड़ा कम है, सो आई माइट नॉट बी एबल टू राइट इट ऑन वाइट बोर्ड, सो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. अब आप तसल्ली से आराम से बैठें और इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें. द नावल स्टार्ट्स. नाम है इसका अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, और ये 1916 में लिखा गया. 1916 में किसने लिखा है? जेम्स जॉयस ने. और ये एक मॉडर्निस्ट नावल्स में से है, लाइक मॉडर्न एज में लिखा गया है. So it is one of the most important modernist novels in the English literature. ये नावल जो है is largely autobiographical. अब बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ये हमने पढ़ी हुई है, आपके जो लिटरेरी अनराज है वहाँ पढ़ी हुई है. इट इज़ बेस्ड ऑन जॉयस ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस. जो राइटर है उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है. कुछ चीज़ें उसके रियल एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ वो अपने आप से ऐड कर रहे होते हैं. तो इसमें एक आयरिश बॉय है, यंग आयरिश बॉय, आयरलैंड से है, जिसका नाम है स्टेफन डेडलस. ये उनकी स्टोरी, कैसे वो छोटा है और फिर चाइल्डहुड इसका कैसे होता है, एडल्टहुड कैसे होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जाके वो आपका एक आर्टिस्ट और राइटर बनता है. इस प्रोसेस के दौरान वो जिन चीज़ों से गुज़र रहा है वो आपको दिखाएगा. और इस पर बेस्ड लास्ट टाइम 2024 में बिलीव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इसका आया हुआ था कि इसकी जर्नी कैसे थी, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. अब आपका नावल जो बात करता है वो किस चीज़ पे कर रहा है? वो चाइल्डहुड और एजुकेशन पे बात कर रहा है, रिलीजन एंड कैथोलिज्म, Irish politics and nationalism, identity and individuality, और rebellion against society. ये इसका बहुत बड़ा थीम है इसका. Then development of artistic consciousness. तो ये सारा जो नावल है वो इन चीज़ों पे काम करेगा आपका. जो टाइटल है वो बज़ाते खुद ही बड़ा इम्पोर्टेंट है. अब पोर्ट्रेट किसे कहा जाता है? मीन्स अ पिक्चर, एक तस्वीर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन. आर्टिस्ट है रेफर्स टू स्टेफन बिकमिंग अ क्रिएटिव राइटर, यानी वो स्टेफन जो बंदा है आपके पास, जो मेन कैरेक्टर है. यंग मैन क्या शो करता है? शोज द स्टोरी ऑफ हिज ग्रोथ एंड मेच्योरिटी. अब ये नावल जो आपका है, दिस इज द साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट ऑफ स्टेफन बिकमिंग एन आर्टिस्ट. इन सिंपल वर्ड, आपकी पूरे नावल में एक छोटा बच्चा है, वो डिफरेंट स्टेजेस से होता एक बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है. ये उसकी स्टोरी पर बेस्ड है. अब इसके बैकग्राउंड में आपको समझना होगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है. एक मॉडर्निज्म एक वर्ड है, आप सबको पता है मॉडर्निज्म क्या है. एक लिटरेरी पीरियड था मॉडर्निज्म, ये वहाँ से बिलोंग कर रहा है. अब मॉडर्निस्ट राइटर्स उस एज में लिखते क्या थे? मॉडर्निस्ट राइटर ट्राई टू ब्रेक ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मेथड्स. जिस तरह से आम स्टोरीज जो हैं वो बताई जाती थी, मॉडर्निस्ट राइटर्स ने वो एक ट्रेडिशन जो है वो तोड़ दिया और ह्यूमन साइकोलॉजी पे उन्होंने बात शुरू कर दी. पहले ह्यूमन साइकोलॉजी का सच जिक्र नहीं था, और आपके जो इनर थाट्स फीलिंग्स हैं वो उन्होंने बयान करना शुरू कर दिए, और फिर फोकस किया ऑन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. आपकी ज़ात, आप इस चीज़ के बारे में जो है वो क्या सोच रहे हैं. अब जॉयस जो है वो क्या यूज़ कर रहा है इसमें?
जॉयस यूज़ कर रहा है एक टेक्निक जिसको कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये इस पर एक सवाल भी छोटा सा आ सकता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ टेक्निक जिसमें राइटर ख्यालों में आपको कहीं ना कहीं से कहीं ले जाता है। जो उसकी इनर फीलिंग्स है उस कैरेक्टर्स की, वो आपको बता रहा होता है। यानी आपका इंटीरियर मोनोलॉग है जब आप अपने आप से बातें कर रहे होते हो। एंड देन सिंबॉलिक लैंग्वेजेस भी यूज़ किए गए हैं जॉयस ने इस नावल में, और जो इसका नरेशन का स्टाइल है वो उसने चेंज किया हुआ है, आम नावल्स की तरह नहीं है। कीपिंग इन माइंड, जितना आपका ये जो कैरेक्टर है स्टीफन, ये जितना बड़ा होता जा रहा है उतनी इसकी लैंग्वेज जो है वो मुश्किल होती जा रही है। इनिशियली जब आप नावल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये तो सिंपल सा इट्स ओके, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उतनी उसकी लैंग्वेज जो है वो मुश्किल हो रही है। हाँ, अब इसके जो नाम है स्टीफन डेडलस, इसका क्या मतलब है? ये डेडलस वर्ड जो है ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया। अब ये डेडलस था कौन? एक ग्रेट इन्वेंटर था हु escaped imprisonment by flying with wings made of feathers and wax। ये एक कैदी था जो जेल से भागा, किस चीज़ के थ्रू? उसने अपने पर बनाए वैक्स के, तो वहाँ से वो उसे भागा। तो स्टीफन सिमिलरली वांट्स टू एस्केप। इसको जो डेडलस का दिया गया है नाम सोच समझ के, क्योंकि वो प्रिजनर वहाँ से जेल से भागा अपने विंग्स बनाकर। इसी तरह से जो आपका जो स्टीफन है वो भी भागना चाह रहा है। किस चीज़ से? रिलीजन से, मज़हब से, और नेशनलिज्म से, फैमिली प्रेशर से, और सोशल जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती इनसे स्टीफन भागना चाह रहा है। उसको एक फ्रीडम चाहिए आर्ट के थ्रू। अब नॉवल का स्ट्रक्चर किस तरह से? ये डिवाइड किया गया 5 चैप्टर्स। पार्ट 1 जो इसका है दैट इज़ द जो स्टेज ऑफ लाइफ इसमें शो करा रहे होते हैं वो चाइल्डहुड है आपका। इसमें मेन फोकस जो है इनोसेंस और कन्फ्यूजन पे है। पार्ट 2 में एडोलेसेंस जो है उस पर ज़्यादा फोकस है, यानी जो उसको प्राइड है और डिज़ायर है और रिबेलियन है, ये चीज़ें इसमें देखी गई। पार्ट 3 में मॉरल क्राइसिस आ जाती है। डेडलस साहब जो पता नहीं किन किन किस्सों में फंस जाता है, तो सिन, गिल्ट और रिलीजन, इनका हम देखेंगे। पार्ट 4 में फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, फिर इंसान का बच्चा बन जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। इन द सेम में पार्ट 5 में वो एक यंग एडल्टहुड का जिक्र फिर कर रहे होते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और एग्जाइल जो है वो डिस्कस किया गया है इस बच्चे का। यानी पहले चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, ये जो नया नया जवान हुआ है, उसके बाद मॉरल क्राइसिस, एंड देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड देन यंग एडल्टहुड। अब नॉवल स्टार्ट करने से पहले वी शैल नो व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल। हम उनको समझेंगे। पहला कैरेक्टर है आपका स्टीफन डेडलस का। ये कैरेक्टर आपका सेंट्रल कैरेक्टर है। अब इसके कैरेक्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? ही वॉज इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, इमेजिनेटिव, प्राउड, लॉनली एंड रिबेलियस एंड आर्टिस्ट। ये सारी चीज़ें जो थी ये आपके कैरेक्टर में थी। सो द इंटायर नावल फॉलोज हिज मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ। पूरा नावल इस पे है और उसकी स्ट्रगल दिखाता है। किस चीज़ के ख़िलाफ़? चर्च के ख़िलाफ़, फैमिली के ख़िलाफ़, जो आयरिश सोसाइटी है, जो उनका ट्रेडिशन है, उसके ख़िलाफ़ इसका कैरेक्टर जो है वो काम कर रहा है। तो पहला स्टीफन डेडलस था। सेकंड आपका है साइमन डेडलस। साइमन डेडलस फिर कौन सा है? ये स्टीफन के फादर हैं। अब उनके कैरेक्टर्स क्या है? वो थोड़े से ह्यूमरस भी हैं, थोड़ा फ़नी भी हैं और टॉकेटिव हैं। फ़नी भी होंगे और टॉकेटिव भी होंगे। इसका ये मतलब है कि आप इरिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं। तो इरिस्पॉन्सिबल भी थे, जब हर वक्त मजाक कर रहे होंगे तो पैसे कब कमाओगे। तो फाइनेंशियली वीक भी थे। एंड ही वॉज नॉस्टैल्जिक अबाउट द पास्ट। माजी में रहते थे कि ये था, वो था जो इनका था। सो ही रिप्रेजेंट्स द डिक्लाइन ऑफ द आयरिश मिडिल क्लास। उनका डिक्लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टीफन ग्रेजुअली लूजेस रिस्पेक्ट फॉर हिम।
आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे, घर को आप नहीं संभाले तो आपकी बीवी बच्चे आपको छोड़ जाएंगे। तो सेम वॉज द केस विद हिम। तो दूसरे नंबर पे आपके पास कौन आ रहा है? तीसरे पे, दैट इज द मैरी डेडुलस। ये कौन है ये साहिबा? ये मदर हैं स्टेफन के, और रिलीजियस है और लविंग है। सो शी वांट्स स्टेफन टू रिमेन फेथफुल टू कैथोलिज्म। चाह रही कि मेरा बच्चा जो है वो 5 वक्त नमाजी बन जाए। सो अब वो रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं? जो आपकी ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ हैं और रिलीजियस डिवोशन है और मदरहुड है, उनको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद एक डांटे रोडान, ये कौन है? ये एक डीपली रिलीजियस एंड स्ट्रिक्ट बंदी हैं सॉरी। शी स्ट्रांगली सपोर्ट्स द कैथोलिक चर्च एंड शी ऑफन आर्ग्यूज अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। उसके बाद आपके पास एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल। ये कौन? इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द नॉवल, बट हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज एक्सट्रीमली important. So he was an Irish novelist leader whose downfall divided Irish society. His controversy creates conflict in Stephen's family dinner scene. वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक और है जो स्टीफन का दोस्त है जिसका नाम है क्रैनली। वो उसका बड़ा यूनिवर्सिटी दोस्त है और बड़ा क्लोज बंदा है, और वो स्टीफन की फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ हमेशा सुन रहा होता है। जिस तरह से हमारा एक कोई ना कोई दोस्त लाजमी होगा जिसकी वो घिसी पीठी फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ है, बट हमें सुनना है क्योंकि हमारे दोस्त हैं। सो ही रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकल विजडम एंड फ्रेंडशिप। उसके बाद एक और कैरेक्टर जिसका नाम है एम्मा क्लेरी। स्टीफन साहब जो हैं वो एम्मा की बड़ी तारीफ़ करता है उसकी खूबसूरती का। अब वो क्या सिम्बलाइज कर रही? आइडियल ब्यूटी को सिम्बलाइज कर रही, डिज़ायर को कर रही, और जो रोमांटिक इमेजिनेशन है। ये आपके कैरेक्टर्स हुए। आप ले जाना कि जो नावल है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसके। अब हम थोड़ी बहुत इसकी समरी टच करेंगे कि इसमें क्या क्या था। इसका जो बचपना है, लाइक फर्स्ट पार्ट है, वो उसके अर्ली चाइल्डहुड से जो है वो स्टार्ट होता है। स्टीफन जो एक छोटा सा बच्चा होता है और एक क्लोंगोज वुड कॉलेज है, वहाँ वो पढ़ रहा होता है। एक बोर्डिंग स्कूल है, वो उसे वहाँ भेज दिया जाता है। तो बड़ा अकेला होता है और कमज़ोर होता है और बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी बच्चे जो हैं वो उसको तंग कर रहे होते हैं। So he struggles socially and physically. फिर एक सीन आता है इसमें क्रिसमस डिनर का, यानी अभी वो एक बोर्डिंग स्कूल में है, वहाँ पे बच्चे उसको तंग कर रहे हैं। क्रिसमस डिनर पे क्या होता है, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है। उस डिनर पे जो स्टीफन की फैमिली है वो रिलीजन, पॉलिटिक्स और पार्नेल, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। इस सीन में होता कुछ यूँ है कि this scene shows Stefan's first exposure to adult conflict. ये जब आप इन डेप्थ पढ़ेंगे आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। अब ये इंट्रोड्यूस क्या करता है ये सीन? डिवीजन इन आयरिश सोसाइटी के, वो डिवाइडेड है, टेंशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और जो स्टीफन की कन्फ्यूजन है वो। अब इनके साथ एक और इंसिडेंट होता है, द पेंडीबैट इंसिडेंट। इसमें क्या होता है कि एक उस्ताद है वो स्टीफन को बहुत अनफेयरली पनिश करता है, लेकिन स्टीफन बड़ा ब्रेवली जाता है और रेक्टर को बताता है कि बाबा इसने मेरे साथ ये किया। अब ये चीज़ शो कर रही है उसका जो भी रिबेलियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स द अथॉरिटी, कि ही कैन रेज क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे सिट साइलेंट। अब ये हमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है कि ग्रोइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है और सेंस ऑफ जस्टिस है इस बंदे में। अब उसके बाद क्या होता है, ये इसके साइड ये चीज़ें चल रही है, हॉस्टल में बच्चे तंग कर रहे, टीचर मार रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है।
जब वो बड़ा होता है तब उसके साथ क्या होता है, वो जो एडोलेसेंस है उसमें वो चला जाता है, उसका जो ख़ानदान है वो मज़ीद गरीब हो जाता है और वो और सस्ते मकान में वो शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन स्टीफन जो है वो थोड़ा प्राउड हो जाता है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी हो जाता है और यकीनन अकेला भी हो जाता है। वो कुछ बुक्स पढ़ता है और उसके बाद उसको बाकी लोग बड़े अजीब लग रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है रिलीजन को और मोरालिटी को। ये क्वेश्चन जो है आपके स्टीफन साहब जो है ये शुरू कर देते हैं। अब वो क्या करता है, जब उसके ज़हन में कुछ सवाल वगैरह आते हैं और तो वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चला जाता है। तो एक दिन वो एक प्रोस्टिट्यूट को विज़िट करता है। अब जब वो उसके पास जाता है ऑन दैट वेरी मोमेंट, तो उसको बड़ी लाइक खुशी मिल रही होती है, वो इन्जॉय कर लेता है। लेकिन जैसे वो वहाँ से आता है उसको लगा हाँ लाइक इट वाज ओके, लेकिन उसको एक सिन का जो गिल्ट होता है वो उसके ज़हन में था, ये मैंने क्या कर दिया। वो इस चीज़ से बड़ा डिस्टर्ब रहता है। अब हर एक बंदा जो है सिन गुनाह का मुर्तकिब हो सकता है, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। फिर वी गो फॉर आवर ओन वेज, कभी हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, कभी क्या करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में ये था कि फिर आपने जाना था आपके जो भी प्रीस्ट वगैरह हैं उनकी तरफ, तो ये वहाँ पे गया। वहाँ पे प्रीस्ट साहब ने बड़े वो हेल और पनिशमेंट और इटर्नल सफरिंग इन सारी चीज़ों का एक खुतबा दिया कि इस तरह आग होगी, टॉर्चर किया जाएगा, एक इटर्नल पेन है। इससे स्टीफन पे यह असर पड़ा कि ही फील्स शेम, फियर एंड रिपेंटेंस। तो उसने क्या किया, उस प्रीस्ट के सामने ये सारी चीज़ें बताएं कि बाबा मुझे इस तरह से हुआ, तो वो एक रास्ता दे देता है कि ओके इट्स फाइन। नाउ ही प्रेज कॉन्स्टेंटली, अब वो दुआएं मांगता है और अपने आप को बख्शवाने की कोशिश जो है वो कर रहा होता है। यानी उससे पहले वो बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, वो कहीं पहुंचा मेंटली, फिर वो गलत रास्ते पे आया, फिर उसने माफ़िया मांगी और उसके बाद अवेकनिंग ऑफ द आर्टिस्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द नॉवल। अब एक प्रीस्ट है, वो स्टीफन से कह रहा होता है कि तुम जाके प्रीस्ट बन जाओ। तो वो उसको थोड़ा सीरियसली लेने लगता है कि चलो बन जाता हूँ। फिर कहता है कि नहीं, मैं प्रीस्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि वो जिसका रिलीजन रिस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअलिटी वाला कंसेप्ट है, वो ताकि मेरी जो फ्रीडम है वो छीन जाएगी। अब आपके जो प्रीस्ट साहब हैं वो शादी नहीं कर सकते, वो बड़े साधु बन के रहते हैं। तो इस सेट के नहीं। फिर एक सीन आता है कि स्टीफन साहब जो है वो एक लड़की देखता है समंदर के करीब। जब वो उसको देखता है, दिस बिकम्स अ मोमेंट ऑफ आर्टिस्टिक रिविलेशन। उसने उस लड़की को देखा और वो बड़ी खूबसूरत थी। द गर्ल सिम्बलाइजेज हेयर के ब्यूटी है, फ्रीडम है, इंस्पिरेशन है और आर्टिस्टिक अवेकनिंग है। अब उस तस्वीर को देखिए, इसके अंदर का जो भी आर्टिस्ट है वो जागा कि बाबा आई कैन बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अब होता क्या है, स्टीफन साहब जो वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, वो वहाँ पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो वहाँ पे एस्थेटिक्स की बात करता है, खूबसूरती की बात कर रहा है, आर्ट, लिटरेचर, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ रहा होता है। उसकी ख़ुद की थ्योरी स्टीफन्स थ्योरी ऑफ आर्ट। स्टीफन डेवलप्स हिज ओन आर्टिस्टिक फिलॉसफी। वो क्या है, वो किस चीज़ पे बिलीव कर रहा है, द आर्टिस्ट शुड स्टैंड अपार्ट फ्राम सोसाइटी, ये उनका मानना है। ट्रू आर्ट शुड क्रिएट एस्थेटिक ब्यूटी, artists must remain independent. One famous idea from all of this is the artist should remain invisible behind the work. तो ये चीज़ें आ जाती है इसमें। अब इसका और सोसाइटी का कन्फ्लिक्ट क्या है, ये आपके नेशनलिज्म, आपके रिलीजन और सोशल एक्सपेक्टेशंस को
रिजेक्ट करता है, एंड ही सेज आई विल नॉट सर्व, मैं सर्व नहीं करूँगा। तो ये इसका रिबेलियस एटीट्यूड शो कर रहा होता है। उसका जो फाइनल डिसीजन आता है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, ही डिसाइड्स टू लीव आयरलैंड, कि बस बाबा अब मुझे यहाँ से निकलना है। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू हैम की ट्रैप है, जो आपका मज़हब है, जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं। इस तरह के पिछले नावल में भी हमने कुछ पढ़ा था एक कैरेक्टर के बारे में। सो वो यहाँ से जान छुड़ाना चाहता है, वो अकेला होना चाहता है, वो आज़ादी हासिल करना चाहता है ताकि कोई आर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। फिर वो क्या करता है कि वो वहाँ से चला जाता है। द फाइनल लाइन्स इनवोक डेडुलस वो क्या हैं? ओल्ड फादर, ओल्ड आर्टिफिसर, स्टैंड मी नाउ एंड एवर इन गुड स्टेट, दिस इज व्हाट ही सेज। वो फिर एक आर्टिस्ट बन जाता है, वो जगह वो सोसाइटी वो छोड़ देता है और उसकी जो प्लान्स हैं उनको वो फॉलो कर रहा होता है, ख़त्म हो जाता है। अब इन सिंपल वर्ड्स आपको बताऊँ, छोटा बच्चा है, गरीब ख़ानदान से, उसको एक बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है, वहाँ पे उसको बड़ा तंग किया जाता है, एक्सपीरियंसेस उसके और हैं। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, किताबें पढ़ने लगता है, फिर उसको रिलीजन व कन्फ्लिक्ट वगैरह ये और मज़ीद बढ़ जाते हैं। और फिर जब थोड़ा जवान होता है तो वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाता है, वो साइड भी देख लेता है, वहाँ पे उसको गिल्ट वगैरह होता है। फिर वो एक खूबसूरत लड़की देखता है, वहाँ से उसको रियलाइज़ होता है कि आई कुड बी एन आर्टिस्ट, मैं कोई पिक्चर ड्रा कर सकता हूँ, पोर्ट्रेट वगैरह। फिर उसको ऑफ़र होती है कि तुम आके प्रीस्ट बन जाओ, वो उसको रिजेक्ट करता है कि बाबा मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो वो फिर आयरलैंड छोड़ देता है और अपना करियर जो है वो परस्यू करता है। उसकी जो मेजर थीम्स है दैट इज़ सर्च फॉर आइडेंटिटी, कि वो जानना चाह रहा है कि मैं कौन हूँ। रिलीजन जो है इसका है, आर्ट और क्रिएटिविटी इसका है, नेशनलिज्म है, फ्रीडम एंड एस्केप है, ये सारे इसके थीम्स हैं। आई डोंट थिंक इसमें कुछ और जो है वो रह गया है। बस अब जो एक काम करना है दैट इज़ के इसके जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। फॉर द टाइम बिंग जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपको ये समझ आ गया, इसका मतलब है यू आर समहाउ रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स। तो अब यहाँ पे ये वीडियो इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।